अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आयत 36 खत्म और कल एक सवाल कहा था आपको करने को, जो मैंने किया था 19 शायद, तो 20 आपको कहा था। तो इस पे तो ऐसे ही बनता है, कहा तो मैंने था, किया है मसले नहीं। अच्छा, एक पास पेपर का सवाल है, उसमें ना एक फ्लॉ है वो बता देता हूँ। लेकिन उसमें जो डाटा दिया ना वो बहुत मजे का है, यानी मैं चाहूंगा कि आप खुद ढूंढें, मैं नहीं बताऊं। होमवर्क करना है वो जरूर आपने, जरूर। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का सवाल है। सवाल में डाटा बड़ा मजे का गिवन है, वो आपने खुद पहचानना है। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का सवाल होगा, क्वेश्चन का नाम सुमेरियन सुमेरियन लिमिटेड। इस पे आइए एक चीज बतानी है आपको, ये आप होमवर्क करके आइएगा, क्योंकि मैंने ना आपको आईएस 16 में एस्टीमेट चेंज पढ़ाते हुए 2 पॉइंट्स लिखवाए थे और कहा था तीसरा मैं बाद में लिखाऊंगा। वो तीसरा इस सवाल के साथ मैंने छोड़ा हुआ था। तो आप ये सवाल होमवर्क करके आएंगे, डिस्कस करूंगा तो फिर आपको पॉइंट लिखाऊंगा। बुक में पेज 201 पे पहला ही सवाल आ रहा है, क्वेश्चन 5। स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट का सवाल है। ये जो टेबल दिया ना ये बड़ा मजे का है, इसमें से आपने देखना है कि कौन से कैश फ्लोज का क्या करना है। तो ये अच्छा है सवाल। अच्छा, इस सवाल में फ्लॉ ये है कि जब इंपेयरमेंट चार्ज हो जाएगी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो आइंदा के लिए डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वही पुराना रेट चलता रहेगा, रेट नया निकलेगा ना। इस सवाल में ना डाटा नहीं था तो पुराना रेट ही चला दिया। ये सही नहीं किया, लेकिन डाटा नहीं था, हम नया रेट निकालते तो मेहनत बहुत करनी पड़ती। तो एग्जामिनर ने शायद इस बात को इतनी गौर नहीं किया, तो इसके सोल्यूशन में इंपेयरमेंट से पहले वाला रेट ही अगले 20 साल चल गया। डेप्रिसिएशन निकालते हुए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हमें नया रेट निकालना चाहिए था, लेकिन आरवी का डाटा नहीं था, तो इसलिए निकल तो सकता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आप सवाल एक बार कर दें, तो इसमें एग्जामिनर ने क्या किया कि इंपेयरमेंट से पहले जो डेप्रिसिएशन रेट लगाया था, इंपेयरमेंट के बाद अगले साल में भी वही रेट लगा लिया। खैर, ये कर आए एक बार आप। इसमें एक तो मैंने आपको यूजफुल लाइफ के बारे में एक बात समझानी है, वो जब आप ये सवाल करेंगे तो ही बता सकता हूं। और इसमें जो कैश फ्लोज दिए हैं वो बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से दिए हैं, वो आपने और करना है। ये होमवर्क है बेटे, करना है जरूर। आई 36 खत्म, IS 23। ये भी शदीद न्यूमेरिकल है, और ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, कि उसमें महीने गिनने मुश्किल होते हैं लोगों को। न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है इसके अंदर। लेकिन इस पे भी एक दफा ना थ्योरी का सवाल आ चुका है, और वो बच्चा डर जाता है सवाल देख के। जो कैलकुलेशन करवानी थी बस उसको कहा था अंग्रेजी में लिख दे, तो वो अंग्रेजी में लिखना था बस। वो जब इसके पास पेपर कराऊंगा तो उसका भी जिक्र करूंगा। अदरवाइज ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बोरोइंग कॉस्ट IS 23। बिजनेस बोरो क्यों करता है? क्योंकि पैसे चाहिए होता, पैसे नहीं होते हैं, तो बोरो किया हुआ है तो कल को वापस भी करना है। तो जिसने उधार दिया था, अब हम पढ़ रहे हैं कंपनीज, तो कंपनी को कोई दोस्त यार तो उधार नहीं दे रहा, देगा तो कोई बैंक या पब्लिक, तो उसको बदले में इंटरेस्ट चाहिए, तो ये होता है बोरोइंग कॉस्ट। जो इंटरेस्ट है वो बोरोइंग कॉस्ट है। इस IS में करना क्या है, इसके लिए ना 3 टर्म्स बता रहा हूं आपको पहले। इनफैक्ट टर्म्स तो डेफिनेशन तो एक ही है, लेकिन 3 में से कह रहा हूं क्योंकि आपको ना कुछ एग्जांपल्स की लिस्ट लिखवानी है मैंने उन बाकी 2 में से। तो पहले कुछ टर्म्स सीख लें, फिर देखते हैं IS 23 में करना क्या है। एक चीज होती है क्वालिफाइंग एसिड। इस IS के न्यूमेरिकल सवाल में तो क्वालिफाइंग एसिड पहचानना कोई मसला ही नहीं है। हाँ, MCQs में थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है ये बताता हूं। PPE हम जब उसको वर्किंग कंडीशन में लाते हैं तो फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करनी शुरू करते हैं। पहले क्यों नहीं? क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसकी लाइफ स्टार्ट ही तब से होगी। फर्नीचर है, खरीदने से लेके
वर्किंग कंडीशन में आने तक कितना टाइम लगता है? बस लेके आना ही है, वो तो है वर्किंग कंडीशन में। एसी है, खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में लाने तक इंस्टॉलेशन पे कुछ घंटे लग जाएंगे बस। बिल्डिंग खरीदी है, खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में आने तक फौरन है। बिल्डिंग बना रहे हैं, खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में आने तक बना रहे हैं, तो फिर खरीद क्या रहे हैं? नहीं, लैंड तो अलग एसेट है ना। हाँ जी, भाई ईंटें बजरी खरीदनी है ना, सरिया खरीदना है। तो बिल्डिंग अगर खरीदी है तो वो तो खरीदते ही वर्किंग कंडीशन में, लेकिन अगर हम बना रहे हैं तो जो बिल्डिंग का मटेरियल खरीद रहे हैं, उस मटेरियल खरीदने से, अच्छा मटेरियल खरीदने से भी और पीछे चले जाते हैं, उसका नक्शा भी बनवाना है। तो ये सारी मेहनत में टाइम लगता है बहुत सारा। इसी तरह से कुछ बड़ी हैवी प्लांट एंड मशीनरी को भी खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में आने तक काफी टाइम लग जाता है। हमने सर्दियों के मौसम में सस्ता मिल रहा था तो एसी खरीद लिया और एसी खरीद के स्टोर में रखा, फिर 4 महीने बाद निकाल के तो लगा लिया। तो इसको वर्किंग कंडीशन में आने में टाइम लगता है, वो तो लग गए 4 महीने, वो तो खुद हमने अपनी मर्जी से डिले किया है। तो क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जिसको खरीदने से लेके वर्किंग, यानी जब से उसकी मेहनत शुरू हो जाती है, खरीद लिया, नक्शा बनवा लिया, मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया, तब से लेके वर्किंग कंडीशन में आने तक टाइम लगता है, उसको क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है दैट, लिखता हूं मैं, सामने लिखता हूं, an asset that necessarily takes a substantial period of time, और सब्सटेंशियल ईयर्स में हो सकता है, लेकिन सवाल महीनों तक भी चला जाता है, तो दैट इज महीनों लग जाते हैं। 10-15 दिन में बन गया तो फिर नहीं, महीनों लगते हैं। किस काम में? टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। और सेल इसलिए लिखा है कि अगर बिजनेस बिल्डिंग बना रहा है अपने इस्तेमाल के लिए तो वो इंटेंडेड यूज हो गया, और अगर वो बिजनेस घर बना बना के बेचता है तो फिर वो सेल हो गया। तो एसेट को अगर गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज या सेल टाइम ज्यादा लगता है, नेसेसरली टेक्स। जो मैंने आखिरी मिसाल ली थी कि एसी खरीदा और 4 महीने तक संभाल के रखा, उसके बाद गर्मियां आई तो लगवा लिया, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, वो तो हमने खुद डिले किया है, लगता नहीं है टाइम, तो क्वालिफाइंग एसेट होता है ये। अब इसकी मिसालें क्या क्या हो सकती हैं, ये नाम भी याद रख लीजिएगा। वैसे न्यूमेरिकल सवाल में कोई मुश्किल नहीं होती पहचानने में, लेकिन एमसीक्यूज में काम आ सकती हैं, इसलिए मिसालें याद कर लेना तो अच्छी बात है। इसकी मिसालें लिखें, इतनी लिख लें अंग्रेजी, फिर मिसालें बताता हूं। इन्वेंट्री, मिसाल के तौर पे घर बना बना के बेचते हैं तो इन्वेंट्री ये क्वालिफाइंग एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी खुद अगर बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छा एक चीज मैं बार बार लिख नहीं रहा, मैं समझ रहा हूं कि अंडरस्टूड बात है। अगर खुद बना रहे हैं तो, अगर खरीद रहे हैं तो फिर तो बिल्डिंग खरीदते ही वर्किंग कंडीशन में है ना, तो अगर खुद बना रहे हैं तो फिर कुछ पावर जनरेशन प्लांट्स हो सकते हैं, बिजली बनाने वाले। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इस चैप्टर के एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए लिख रहा हूं। इनटेंजिबल एसेट्स ये भी हो सकते हैं।
जी जी, हाँ जी बिल्कुल, अगर रेनोवेट करा रहे हैं तो इसका मतलब, अगर बिल्डिंग बाय की है और उसको रेनोवेट करवा रहे हैं तो इसका मतलब है वो रहने के काबिल नहीं थी तो रेनोवेट कर रहे हैं, तो हाँ वो भी, लेकिन रेनोवेशन में तो महीनों लगे, वरना तो 15-20 दिन में पेंट शेंट होकर फारे हो गया। तो रेनोवेशन में अगर 2-4 कमरे और बनाना है, पुरानी दीवार निकालनी और ये करना कि महीनों लग जाए, तो फिर खरीदी हुई बिल्डिंग में भी अगर चेंजेस कर रहे हैं तो हाँ वो भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। जो एसेट्स खरीदते ही वर्किंग कंडीशन में है वो नहीं होते क्वालिफाइंग एसेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज लिखवा रहा हूं, वो आपको समझ शायद नहीं आए, लेकिन एमसीक्यू के लिए सिर्फ याद रख लें। IS 23 डज नॉट अप्लाई टू, ये बात सिर्फ ओनली फॉर एमसीक्यू है। ये बात आपको उम्मीद तो नहीं है कि समझ आएगी। एक तो पॉइंट बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्योंकि FAR 2 का है, दूसरे की भी रीजन को खास नहीं समझ आएगी, इसलिए आप सिर्फ इसको एमसीक्यू के लिए रटा, एमसीक्यू के लिए रटा है भाई। डज नॉट अप्लाई टू, पहला पॉइंट लिखें। क्वालिफाइंग एसेट measured at fair value, qualifying asset measured at fair value, इसके ब्रैकेट में लिखें फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल एसेट। ये FAR 2 में पढ़ेंगे आप क्या होता है बायोलॉजिकल एसेट, इकाई वैसी होती है बायोलॉजिकल एसेट। और दूसरा पॉइंट लिखें डज नॉट अप्लाई टू के अंदर इन्वेंट्रीज that are manufactured, inventories that are manufactured in large quantities on a repetitive basis, on a repetitive basis। ये सिर्फ आप रट्टा लगा लें, ये एमसीक्यू में टेस्ट हो सकता है, अदरवाइज इस पे ज्यादा दिमाग ना लगाएं। हाँ, इसमें कोई जरा सी भी परेशानी है तो बताएं, फिर बता देता हूं। वो एसेट जो खरीदने से लेके एंड वर्किंग कंडीशन में आने तक टाइम लगा करता है वो क्वालिफाइंग एसेट होता है। इसमें कोई बताएं पूछना तो। बोरिंग क्या होती होगी? बोरिंग लोन लेना, बिल्कुल ऐसे ही बोरिंग लोन लेना ही है। तो बोरिंग को डिफाइन नहीं कर रहा, हाँ सवालों में ना ये नाम इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए मैं बोरोइंग की मुख्तलिफ शक्लें बता रहा हूं। ये सवालों में नाम इस्तेमाल हो सकते हैं इसलिए बता रहा हूं, ऐसे बोरिंग को डिफाइन नहीं कर रहा। बोरिंग तो बोरिंग है, लेकिन बोरो किस किस तरह किया जा सकता है, उसकी क्या क्या शक्लें हो सकती हैं, वो मिसालें बता रहा हूं, ये सवालों में काम आएंगी आपको। बैंक लोन हो सकता है, कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया बिल्डिंग बनाने के लिए। फिर इसके अलावा एक तो स्पेसिफिकली बैंक से लोन लिया हो सकता है, उसके अलावा बैंक से रनिंग फाइनेंस मिला हो सकता है। ये नाम सुना है इंट्रो में? नहीं, रनिंग फाइनेंस। अच्छा चलें, ये नहीं सुना होगा। ओवरड्राफ्ट तो सुना होगा, और उसी का नाम होता है ओवरड्राफ्ट।
बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये भी बोरोइंग है। फिर इसके अलावा ये नाम शायद आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़े हो कि जब कंपनी को पब्लिक से बोरो करना होता है ना, तो अब जहां जाके गली मोहल्ले में तो आवाज नहीं लगाएंगे, तो वो फिर पहले ऐलान करेंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो बदले में जो जो लोग हमें पैसा देंगे, नहीं शेयर्स तो ओनर्स को होंगे ना, जो जो हमारे पास पैसा उधार लेना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, बदले में हम उनको सर्टिफिकेट्स देंगे। वो सर्टिफिकेट्स डिवेंचर्स के नाम से भी हो सकते हैं। ये नाम सुने कभी? बॉन्ड्स, ये प्राइस बॉन्ड नहीं है, जेम्स बॉन्ड भी नहीं है, ये डिवेंचर्स बॉन्ड्स ही होते हैं। लोन नोट्स हो सकते हैं, टीएफसीज टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या जी? टीएफसीज होता है टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। ये सब पब्लिक बोरोइंग की शक्लें हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। ये मुख्तलिफ नाम हैं जो सवालों में हो सकते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जी वो लिस्ट लिखी। अच्छा अब ना मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ। लिस्ट का क्या है, 2 लाइनें ही है। ये भी सवालों में भी हेल्प आ सकती है और एमसीक्यूज में भी काम हो सकती है। एग्जाम्पल्स ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ये सवालों में भी काम आ सकती है बात। वैसे नाम से क्या लगता है बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट तो एक मिसाल हो गई ना बोरिंग कॉस्ट। देखिए जब हमने बोरो किया है तो वापस तो करना पड़ेगा। 100 मिलियन लिया है तो 100 मिलियन तो वापस करना है, लेकिन 100 मिलियन बोरो करने के लिए तब भी खर्चा हो सकता है, और वापस करते हुए 100 के अलावा जो देना है वो भी हमारा खर्चा है। ये सब बोरोइंग कॉस्ट है। यानी हमें बोरोइंग से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा वो बोरो करते हुए भी पड़ सकता है। बोरो करते हुए कैसे पड़ सकता है? हो सकता है बैंक से डील कर रहे हो तो बैंक कोई प्रोसेसिंग चार्जेस ले, कोई हमारी रिपोर्ट्स बनवाए उसके चार्जेस लगे। अगर पब्लिक बोरोइंग करनी हो, पब्लिक बोरोइंग, तो ब्रोकर की कमीशन, फीस, ये खर्चे हो सकते हैं, और बाद में वापस करना है तो इंटरेस्ट देना होगा। तो बोरोइंग कॉस्ट है जो बोरोइंग से रिलेटेड खर्चे हैं। अब उनकी मिसालें क्या हो सकती हैं? इंटरेस्ट हो सकता है। अच्छा ये जो मैं साथ ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना, है ये FAR 2 में। ये आपसे टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी MCQ में हो सकती है। यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, ये FAR 2 की चीज है, लेकिन अंग्रेजी याद रहेगी तो MCQs में काम आ सकता है। फिर इसके अलावा ये जो बैंक के लोन्स होते हैं, इंटरेस्ट ही होता है मेनली इनमें, लेकिन मार्कअप का वर्ड भी यूज हो सकता है। ये मार्कअप मार्जिन वाला मार्कअप नहीं है, ये लोन के ऊपर मार्कअप हो सकता है।
फिर इसके अलावा ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा होता है उसका ऑफिशियल नाम इंटरेस्ट नहीं होता, उसका ऑफिशियल नाम होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। है ये इंटरेस्ट ही, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। फिर इसके अलावा ये भी आपसे न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं होगा, एमसीक्यू में हो सकता है, क्योंकि ये एफएआर 2 में है। एक्सचेंज गेन और लॉस, एक्सचेंज गेन लॉस होता है जो फॉरेन करेंसी कम ज्यादा होने से होता है, लेकिन ये एफएआर 2 में है, ये एफएआर 1 में नहीं है। न्यूमेरिकली आपसे टेस्ट नहीं होगा, एमसीक्यू में हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ये लिखा हो सकता है और फालतू फालतू चीजें लिखी हो सकती हैं। एक्सचेंज गेन लॉस ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, ये है बोरिंग कॉस्ट की मिसालें। आईएस का नाम क्या है? आईएस 23 नाम नहीं है भाई, बोरोइंग कॉस्ट, यानी आईएस इसके ऊपर है कि इसका करना क्या है। आईएस है कि बोरिंग कॉस्ट का करना क्या है, रिकग्निशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट का करना क्या भाई, जिंदगी में आज तक क्या सीखा है, इंटरेस्ट की क्या काउंटिंग होती है, लोन पे जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, एक्सपेंस बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब तक आपको इतना इसलिए पता था क्योंकि आपने आईएस 23 नहीं पढ़ा हुआ था, अब आईएस 23 आपको पढ़ा रहा हूं। बोरिंग कॉस्ट क्यों पड़ रही है, क्योंकि बोरो किया है। बोरो क्यों किया है, अगर तो बोरो किया है क्वालिफाइंग एसेट के लिए, बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली attributable to purchase, बल्कि परचेज से बेहतर वर्ड होता है एक्विजिशन, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। अगर तो बोरिंग कॉस्ट इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने क्वालिफाइंग एसेट खरीदने बनाने के लिए बोरो किया था, तो इसकी अकाउंटिंग कुछ और है। और अगर कोई और रीजन है, एनी अदर बोरोइंग कॉस्ट, अगर तो एनी अदर बोरिंग कॉस्ट है, तो वो जो बचपन में सीखा वही है, बोरोइंग कॉस्ट shall be recognized as expense।
अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई मशीन किराए पे लेते हैं, तो उस मशीन का किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। हाँ, क्यों नहीं। दोबारा, बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग बनाने के लिए कोई मशीन किराए पे ले रहे हैं, तो मशीन का किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। कितने अरसे का किराया? जितने अरसे किराए किराए पे लेके फालतू की पड़ी रही वो भी, फिर जितने अरसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए। बिल्कुल सही है। और अगर बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं और पैसा किराए पे ले रहे हैं, तो उसका किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। तो पैसे के किराए को ही तो बोरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो अगर क्वालिफाइंग एसेट यानी बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसके लिए बोरो किया था, तो बोरिंग कॉस्ट फिर उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। तो अब से ऑनवर्ड हम पढ़ने लगे हैं ये, क्योंकि ये आईएएस बनाने का मकसद ये नहीं था। ये अब से ऑनवर्ड हम ये चीज सीखने लगे। अच्छा, ये जो मिसाल में लिख रहा हूं ना, आप इसके बारे में जो कहानी सुनाऊंगा, अगर वो लिखनी हो तो ये मिसाल नोट करना, वरना इग्नोर करें। लोन है 240 मिलियन का और लिया था 1 अप्रैल को और इंटरेस्ट रेट है 15%। तो इंटरेस्ट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 24 कितना? ऐसे क्या करूं जी, 240 मिलियन इंटू 15% इंटू 9/12, 27 मिलियन। अच्छा, अब आपको मैं जो बात बताने लगा हूं, अगर वो बात लिखनी है तो ये मिसाल लिखना, वरना इग्नोर करना। इंटरेस्ट की अमाउंट निकालने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हुआ कैलकुलेटर के अलावा? 3 चीजें इस्तेमाल हुई ना। एक, अमाउंट जिस पर जो रेट लगना है, और पीरियड। इंटरेस्ट की कॉस्ट निकालने के लिए 3 चीजें इस्तेमाल हुई हैं, अमाउंट, रेट और पीरियड। और इस फिगर को अगर मैं कहूं कि हमने बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करना है, तो आपको अब मुझे जो गाइडेंस देनी है वो ये 3 चीजें समझानी पड़ेंगी फिर। यानी किस अमाउंट पे कौन सा रेट लगाना है और कितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना, ये समझाना होगा। तो इसको समझाने के लिए ना, ये मैं अलग गाइडेंस समझाने लगा हूं, ये अलग समझाऊंगा। यानी कैपिटलाइजेशन पीरियड अलग समझाऊंगा, अलग से बिल्कुल। और जब वो समझा चुका हूंगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें अलग समझाऊंगा। दोबारा, हम इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करने लगे। इस मिसाल से मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाया है कि इस फिगर तक पहुंचने के लिए अमाउंट, रेट और पीरियड चाहिए। तो मुझे फिर आपको इन तीनों के बारे में गाइड करना है। तो मैं आपको ना कैपिटलाइजेशन पीरियड की गाइडेंस अलग समझाने लगा हूं। एक बार जब वो गाइडेंस समझा दूंगा, उसी गाइडेंस के साए में ये बात समझाऊंगा। कैपिटलाइजेशन पीरियड की गाइडेंस अलग समझाऊंगा और अमाउंट और रेट गाइडेंस अलग समझाऊंगा। बस इतनी सी बात कह रहा हूं। तो अगर आप इस बात को लिखना चाहें तो जरूर लिखें, ना लिखना चाहें तो इस अमाउंट को भी एग्जाम्पल को भी दबा दें। बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट, रेट और पीरियड चाहिए। तो मैं आपको पहले पीरियड की गाइडेंस अलग से बताने लगा हूं, उसके बाद फिर अमाउंट और रेट की गाइडेंस दूंगा। पहले सिर्फ पीरियड की गाइडेंस बताऊंगा, क्योंकि ये काफी टेक्निकल है पीरियड की गाइडेंस।
नहीं लिखी ना कहानी जो कह रहा था लिखने को। पहले आपको ना गाइडेंस बताने लगा हूं जो कि कुछ डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल गाइडेंस है पीरियड के। कैपिटलाइजेशन पीरियड, क्या कैपिटलाइजेशन है? कैपिटलाइजेशन पीरियड कितने पीरियड में पड़ने वाली बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। क्या मतलब कैपिटलाइज करना है? बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करना है। तो इसको मैं कह रहा हूं कैपिटलाइजेशन पीरियड। अच्छा, मैंने अब जो करने लगा वो पहले सुन ले ताकि रजिस्टर का पेज उसके हिसाब से मैनेज करना। मैं करूंगा ये कि एक लाइन बनाऊंगा लंबी सी, इसमें कोई 5-6 डेट्स लिखूंगा, मतलब ये टाइम लाइन बना के इसमें 5-6 डेट्स लिखूंगा। फिर इसी के साथ गाइडेंस देते हुए मैंने आपको ना 3 अंग्रेजियां बतानी है। कुछ यहां अंग्रेजी बताऊंगा, कुछ ये अंग्रेजी बताऊंगा, कुछ ये अंग्रेजी बताऊंगा। कितनी को अंग्रेजी बताऊंगा? अगर आप एक पेज के ऊपर ये 3 कॉलम्स में लिखना शुरू करेंगे, यानी इतना इतना, तो लिखते तकरीबन पेज पूरा बन सकता है। तो मैंने आपको ना अब ये चीज पढ़ानी है और इसको ऐसे ही लिखें तो ज्यादा अच्छी बात है। अब आप देख लें कि आपने रजिस्टर पे ऐसे लिखना है कि ऐसे लिखना है या 2 पेजेस मिला के लिखना है, वो आपकी मर्जी। करने में ये लगाऊं कि एक लंबी सी टाइमलाइन जिसमें 5-6 डेट्स 4-5 डेट्स लिखूंगा और उन्हीं से रिलेट करके 3 कॉलम्स में चीजें समझाऊंगा। और अगर आपको जगह मैनेज करना बहुत मुश्किल लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, ये टाइमलाइन बना लेना। फिर जो चीजें आपको लिखवानी है वो मैंने कौन सा ऐसे ऐसे लिखवानी है, लिखवानी तो एक एक करके ही है ना, आप एक एक करके लिख लेना। बहरहाल आपको पता आपने रजिस्टर पे कैसे जगह मैनेज करनी है। एक ना मैं जब भी ये पढ़ाता हूँ तो मुझे वो याद आती है, मैं इसे बता देता हूँ हर क्लास में। एक स्टूडेंट था बहुत पुराना, मेरा ख्याल है कुछ 10-12 साल पुरानी बात है। तो जिस तरह से ये मैं आपको पता है इतना लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, तो मैं एक पार्टनरशिप एक टॉपिक होता था, उसका एक केस पढ़ाता था। उसमें 4 शाखें और 2 शाखें और बहुत सारी शाखें होती थी। मैं पहले ऐसे ही बताऊं कि भाई देखो पहले मुझे बोर्ड पे लिखने देना, कितनी जगह चाहिए, हो सकता है आपको 2 पेजेस मिला के लिखना पड़े, ऐसे लिख लेना। बड़ा गाइड करने के बाद वो एक बच्चे का मैंने रजिस्टर देखा, उसने रजिस्टर पे इतने से नुक्कड़ में वो सारा नोट कर लिया था। वो लड़का शेख था, शेख था, शेख। तो आपके पास अगर टैलेंट है तो आप जैसे लिखना है लिख लें। इंटरेस्ट कब से कब तक पड़ेगा? इंटरेस्ट कब से कब तक पड़ेगा? लोन लेने से लेके वापस करने तक पड़ेगा। तो इस मिसाल के अंदर इंटरेस्ट यहां से लेके यहां तक पड़ेगा।
यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट पड़ना है, क्योंकि लोन लेंगे इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, लोन वापस करेंगे तो इंटरेस्ट पड़ना बंद हो जाएगा। इस मिसाल में इंटरेस्ट पड़ेगा 18 महीने, जो मैंने डेट्स ली हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट 18 महीने पड़ेगा। लेकिन उन 18 महीनों में से कितने महीने का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है ये सिखाने लगा। ये 6 डेट्स जो लिखी हैं साथ, वो क्या क्या रहा है इनमें। 1 जनवरी को लोन लिया, 1 फेब को एसेट पे काम शुरू हो गया, और काम शुरू लिखा है मैंने, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं लिखा, नक्शा बनवाना भी काम शुरू होना है। यानी अगर नक्शा बनवाना शुरू कर दिया या सीमेंट बजरी खरीद ली, वो खरीद के पहुंच रही है, ये भी काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया 1 फेब को, 1 अप्रैल को पहला कैश आउटफ्लो हुआ। लोन के पैसों में से लिखा है मैंने, तो लोन के पैसों में से जरूरी नहीं है। हाँ, अभी आपको बेशक नजर ये आ रहा है कि बात तो लोन की हो रही है, लेकिन चैप्टर में जब आगे चलेंगे ना तो मिलजुल के काम हो रहा होता है। कुछ पैसे अपने पड़े हुए होते हैं, कुछ ओनर्स और डाल देते हैं, कुछ लोन ले लेते हैं, कुछ फलाने बैंक से लोन ले लेते हैं, तो मिक्सचर किस्म का पैसा होता है। तो इसलिए लोन में से पैसा इस्तेमाल होना नहीं, बस पैसा खर्च होना। पहला कैश आउटफ्लो उस एसेट पे खरीदने से लेके एंड तक जो खर्चा होना है उनमें से पहला खर्चा हो गया 1 अप्रैल को। उसके बाद भी हुए होंगे, पहला खर्चा 1 अप्रैल को हुआ है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक क्या हुआ, काम रुका रहा। 31 मई को एसेट कंप्लीट हो गया और 30 जून को लोन वापस कर दिया। इन 7 डेट्स में किसी डेट पे कोई परेशानी, कंफ्यूजन? इन 18 महीनों में से कितने महीने हमने कैपिटलाइजेशन पीरियड यानी एसेट की कॉस्ट में काउंट करने हैं? देखें, जब पीरियड गिनना होता है ना, तो वो पीरियड तभी होगा जब इसका कोई स्टार्ट और एंड होगा। तो इसका कोई स्टार्ट होगा और कोई एंड होगा। स्टार्ट के लिए आईएस ने जो नाम इस्तेमाल किया हुआ है वो कहलाता है कमेंसमेंट, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। और एंड के लिए आईएस ने नाम इस्तेमाल किया हुआ है सिसेशन, सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। बच्चे का स्कूल शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे, छुट्टी हो रही है 2 बजे। कितने घंटे हो गए? 8 से 2, 6 घंटे। लेकिन 6 के 6 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही, दरमियान में ब्रेक भी है। चलो आधे घंटे की ब्रेक है। पढ़ाई का ड्यूरेशन कितना हुआ? 5.5 घंटे। तो अब ये 5.5 घंटे निकालने के लिए स्टार्ट चाहिए, एंड चाहिए और दरमियान की ब्रेक चाहिए।
तो ये जो दरमियान की ब्रेक है, इसके लिए आईएस ने नाम इस्तेमाल किया है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। स्टार्ट और एंड तो लाजमी होगा, सस्पेंशन हो सकता है ना हो, लेकिन मैंने तो पूरी कंप्लीट गाइडेंस बतानी है। तो कितना पीरियड का इंटरेस्ट इन 18 में से कितने महीनों का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, ये है कैपिटलाइजेशन पीरियड। और वो टोटल ड्यूरेशन गिनने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक एंडिंग पॉइंट चाहिए, और अगर सस्पेंशन है तो सस्पेंशन ब्रेक भी चाहिए। अब ये 3 गाइडेंस देने लगा। चले आते हैं यहां, इसमें जो अंग्रेजी लिखाऊंगा ना, वो अंग्रेजी भी आपने याद करनी है, रटनी है। स्ट्रेट थ्योरी का सवाल भी आ सकता है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस कर दें कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कैसे होती है, तो आपको ये फिर अंग्रेजी छापनी पड़ेगी, इसको रट्टा भी लगाना है। इसलिए ऑफिशियल अंग्रेजी भी बताऊंगा, लेकिन सवाल भी तो हल करना है ना, तो मैं अपने अल्फाज में आपको अलग से ब्रैकेट में गाइडेंस भी दे दूंगा। तो ये जितनी अंग्रेजी लिखाऊंगा उसको याद भी करिएगा, और उसको समझाने के लिए मैं ब्रैकेट में भी कुछ लिखवा दिया करूंगा। पहले वो उधर अंग्रेजी लिखे, वाह। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट shall commence when entity first, यानी पहली दफा first meets all of the following conditions, all of the following conditions। 3 कंडीशंस लिखवाने लगा हूं। ये जो फॉलोइंग कंडीशंस है ना, इनमें 3 पॉइंट आएंगे। क्या मतलब, जब ऑल ऑफ द फॉलोइंग पूरे हो जाए, अगर सारे एक साथ पूरे ना हो रहे हो, एक पहले पूरा हो गया, फिर कुछ दिन बाद दूसरा, फिर कुछ दिन बाद तीसरा, तो जब तीसरा पूरा होगा तब सारे पूरे हो जाएंगे। पहली कंडीशन, एंटिटी इनकर्स, ये ऑफिशियल वाली अंग्रेजी है जो याद करनी है, एंटिटी इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, एंटिटी इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट। अच्छा, ये ऑफिशियल अंग्रेजी हो गई। अब आपके लिए काम की बात, ये ब्रैकेट में लिख लें, पहली कंडीशन तब पूरी होगी जब पहला कैश आउटफ्लो होगा। ये जो पहली कंडीशन की ऑफिशियल अंग्रेजी लिखाई है ना, इसका मतलब है जिस दिन पहला कैश आउटफ्लो होगा, जिस दिन एसेट पहला कैश आउटफ्लो हो गया, तो ये पहली कंडीशन पूरी होगी। ये आपको बता रहा हूं, जो आप ब्रैकेट में लिख लें, जिस दिन पहला कैश आउटफ्लो हो गया एसेट पे। दूसरी कंडीशन ऑफिशियल अंग्रेजी है, एंटिटी इनकर्स बोरोइंग कॉस्ट, एंटिटी इनकर्स बोरोइंग कॉस्ट। और इस दूसरे पॉइंट की आपके लिए गाइडेंस ब्रैकेट में यह है कि जिस दिन लोन ले लिया, जिस दिन लोन ले लिया, लिख लिया। तीसरी कंडीशन, ये भी ऑफिशियल अंग्रेजी बता रहा हूं पहले, एंटिटी अंडरटेक्स
activities entity undertakes, activities that are necessary to prepare the asset, for its intended use or sale. इस तीसरी कंडीशन के लिए ब्रैकेट में उर्दू मैंने इंग्लिश में बता देता हूं क्योंकि इसकी अंग्रेजी तो पढ़ के क्लियर पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? जब काम शुरू हो जाए। लेकिन इसके लिए ना मजीद एक एक्सप्लेनेटरी अंग्रेजी है, वो ब्रैकेट में लिख लें इसके साथ। नेसेसरी एक्टिविटीज also include technical and administrative work. Necessary activities also include technical and administrative work prior to physical construction, for example obtaining permits. इस बात का मतलब क्या है? पहली दो कंडीशंस तो अंग्रेजी जो ऑफिशियल बताई है उससे मतलब नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने आपको फिर अपने अल्फाज में बताया कि पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी जिसका मतलब है पहला कैश आउटफ्लो होगा जिस दिन, और दूसरी कंडीशन, तो ये तो मुझे आपको समझाने के लिए अलग अल्फाज बताने पड़े। तीसरा क्लियरली पता चल रहा है कि जब काम शुरू हो जाएगा। अब वो आपको एक्सप्लेन ये किया है कि काम से मुराद सिर्फ फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर पहले नक्शा बनवाना है या परमिट लेने, हो गया काम शुरू, वो भी मान लिया जाएगा कि काम शुरू हो गया। या प्लांट खरीद लिया, प्लांट खरीद के यहाँ आने में, बाहर से खरीदने हो सकता है 1.5 महीना लगे, समुद्र के रास्ते से आ रहा है, तो वो जो 1.5 महीने यहाँ पहुंचेगा, तो तीसरी कंडीशन कब पूरी हो गई? जब खरीद लिया, प्लांट को खरीद लिया, अब वो 1.5 महीने बाद यहां पहुंचेगा, फिर उसकी इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन पहले दिन से शुरू हो गई जब खरीद के चल पड़ा वहां से। वो भी तो जरूरी था, या डोरेमोन के एनीवेयर डोर से आ जाना था, यहाँ वहां से लाना जरूरी था ना, यहाँ लाना। तो यहां तक लाने में 1.5 महीना लग रहा है बेशक, लेकिन हो गया काम शुरू जब प्लांट वहां से रवाना हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ लें और मेरी इस मिसाल में बताएं कि कब से कमेंसमेंट शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल से। तो यहां से कंडीशन पूरी हो रही है, तो फिर यहां से ऑनवर्ड कैपिटलाइज होगा, यहां से इधर इधर ये एक्सपेंस बनेगा, यहां से ऑनवर्ड कैपिटलाइज होगा। ये सारा एक्सपेंस बनेगा, ये कैपिटलाइज होगा। जी नहीं, मैंने वहीं तक रोका है, मतलब मैंने भी वहीं रुका है, इंक नहीं खत्म हुई थी, मैंने वहां रुका है अभी। ये अभी ये दरिया पार कराना है ना, ये बताता हूं। मैंने यहां तक खुद ही रोका है, ये अभी ये बताने लगा। 2 महीने काम रुक गया, तो काम क्यों रुका, क्या वजह हो सकती है? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 2 महीने रुक गई है, लेबर छुट्टी पे क्यों थी? क्या कोई इवेंट था, कोई सर्दियों की छुट्टियां थी, है? स्मॉग बहुत ज्यादा थी, ठीक है। स्मॉग बहुत ज्यादा थी तो हर साल होती है या अचानक आ गई? डिपेंड करता है। लेबर की लड़ाई हो गई इसलिए काम बंद हो गया, पैसे खत्म हो गए इसलिए काम बंद हो गया, साथ वाले हमसाये ने स्टे ले लिया, सैलाब आ गया तो काम रुक गया। तो काम रुकना नॉर्मल भी हो सकता है, एब नॉर्मल भी हो सकता है।
अब ये नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है, इसका मैं आपको मिसालों से कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, मेरे ख्याल में आसान है, सबको समझ आ जाएगा। जो काम का रुकना हमारी ओवरऑल प्लानिंग का हिस्सा था कि वो होना ही होना है, इस कंस्ट्रक्शन करने में ये करना ही करना होता है। जैसे हम दरिया के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं और हमारा प्लान था कि हमने 2 साल में ब्रिज बनाना है। ये पता था कि अगस्त और जुलाई के महीने में पानी का लेवल इतना रेज हो जाया करता है कि हमें उन 2 महीने काम रोकना है, ये हमारे प्लान का हिस्सा है। तो अब वो 2 महीने का काम रुकना नॉर्मल है। हर साल दिसंबर जनवरी में स्मॉग होती है, बाय रूल काम रोकना ही रोकना होता है। ये सामने रखते हुए हमने 3-4 साल की कंस्ट्रक्शन प्लान की थी। अब वो 2 महीने स्मॉग का काम रोकना नॉर्मल है। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है जिस इलाके में, वहां का मौसम ऐसा है, गर्मियां, कि जुलाई अगस्त के 2 महीने गवर्नमेंट की तरफ से बाउंड है कि यहां काम रुकेगा ही रुकेगा। उसके हिसाब से ही हमने 4 साल कंस्ट्रक्शन के सोचे थे। उन 2 महीनों में काम रुकना नॉर्मल है। लेकिन अगर काम इसलिए रुक गया कि लड़ाई हो गई, खुदाई करते करते उसमें से डेड बॉडी निकल आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, काम रुक गया, झगड़ा हो गया, पैसे खत्म हो गए, हमसायों से लड़ाई हो गई, ये एब। तो काम का रुकना नॉर्मल था, हमारे प्लान का हिस्सा था, तो ये कैपिटलाइज होता रहेगा, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी। लेकिन अगर काम का रुकना एब नॉर्मल था तो इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन का सस्पेंड हो जाना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट shall be suspended if active development is suspended, only if it is abnormal. ये लिखा। अच्छा, एक तो इसके नीचे आप अपने आप को समझा लें जो मैंने आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल समझाया। अब आप कहेंगे सर दोबारा समझा दें। अगर काम का रुकना इसके नेचर ऑफ वर्क की वजह से जरूरी है और वो प्लान का हिस्सा था, जिसकी मैंने आपको मिसालें वो दरिया के ब्रिज की दी है, या स्मॉग या गर्मी, तो फिर वो नॉर्मल होता है। लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेड किसी झगड़े की वजह से ये काम रुकना एबनॉर्मल है।
लिखा, आप समझाया अपने आप को, बड़ी जल्दी समझ गए आप। अच्छा, अब एक एग्जाम नोट ये लिख लें इधर ही कि अगर क्वेश्चन में सस्पेंशन का रीजन नहीं बताया, अगर रीजन बताया तो फिर रीजन से पहचानेंगे ना। अगर रीजन नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल है। अगर क्वेश्चन में सस्पेंशन का रीजन बताया तो फिर तो पहचानना पड़ेगा कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। लेकिन अगर रीजन नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल है। अगर क्वेश्चन में सस्पेंशन का रीजन बताया है तो पहचानेंगे आप नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। अगर सस्पेंशन का रीजन बताया है क्वेश्चन में तो आपको फिर पहचानना पड़ेगा नॉर्मल या एबनॉर्मल। लेकिन अगर रीजन नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल है। तो अगर इस मिसाल में मैं इसको एबनॉर्मल ले लूं तो ये फिर से एक्सपेंस बन गया। और यहां से फिर दोबारा कैपिटलाइज होने लग गया। कब कैपिटलाइज होना बंद हो जाए? अच्छा, एक बात तो अंडरस्टूड है ना, वो तो आपकी अकल पे मैं बिल्कुल अज्यूम कर सकता हूं कि अगर लोन ही वापस कर दिया तो फिर तो बोरिंग कॉस्ट रोक ही जाएगी ना। बात हो रही है अगर लोन है तो फिर कब तक करते रहें कैपिटलाइज? जब एसेट कंप्लीट हो जाए तो वो यहां पर रुक जाएगा। और इस चीज को आईएस ने कहा है सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट shall be seized, मतलब फुल स्टॉप, रोक देंगे। ये ब्रेक है, ये फुल स्टॉप है। shall be seized when substantially all activities are complete. सब्सटेंशियली का मतलब होता है तकरीबन पूरा। अच्छा, आपसे ना ये नॉर्मल एबनॉर्मल पहचानना को बहुत गहरी टेक्निकलिटी टेस्ट नहीं होगी, और तकरीबन पूरा भी बहुत टेक्निकल टेस्ट नहीं होगा, ये पता चल जाता है आसानी से। तो इस मिसाल के अंदर जो सामने बनाई है, टोटल 18 महीनों में से कितने महीनों की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है? इसमें आसान तरीका यह है कि स्टार्ट से एंड तक गिना करें और फिर ब्रेक निकाल दिया करें। तो 1 अप्रैल से 31 मई तक, 1 अप्रैल से 31 मई तक 12 महीने। 1 अप्रैल से 31 मई तक कितने महीने बने? पक्की बात है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि मुश्किल लगता है लोगों को, महीने नहीं गिने जाते। 1 अप्रैल उंगलियों पे गिन लो भाई। 1 अप्रैल से 31 मई 14 महीने हो गए ना। 14
उंगलियों पे गिन लें, लिख के गिन लें, कैलेंडर चेक कर लें। 14 महीने और 2 महीने सस्पेंशन के निकल गए तो 12। ये सारी कैपिटलाइजेशन पीरियड की गाइडेंस है और जो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखानी है वो इसी गाइडेंस के अंदर है। लास्ट चीज बस इसके लिए एक नोट लिख लें, फिर इसका न्यूमेरिकल कल बताता हूं। इसके लिए एक नोट लिख लें और बस फिर ये खत्म, कल न्यूमेरिकल कराता हूं उसका। इसके लिए, इस तीसरे के लिए समझाता हूं पहले। अगर कोई बिल्डिंग है जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स की शक्ल में बन रही है, एक ब्लॉक है, फिर कॉरिडोर चल रहा है, फिर दूसरा, जैसा हॉस्पिटल्स में होता है, और वो बिल्डिंग कुछ इस तरह से है कि टोटल 4 ब्लॉक्स बनने और एक एक ब्लॉक बनता जाएगा तो वो काबिल इस्तेमाल होता जाएगा। तो बेशक लोन उन चारों ब्लॉक्स के लिए लिया हुआ था, लेकिन अगर एक एक ब्लॉक पूरा होता जाएगा तो उस एक ब्लॉक पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद करते जाएंगे। लिखिए अंग्रेजी। when an entity completes the construction of qualifying asset, when an entity completes the construction of a qualifying asset in parts and each part is capable of being used while construction continues on other parts then borrowing cost shall be ceased for each completed part यानी वो जो मैंने आपको ब्लॉक बताया। चलिए ये अंग्रेजी होगी सारी पूरी, कल मैं आपको उसका न्यूमेरिकल समझाता हूँ। ठीक।